डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास चैप्टर 3 इतिहास का करेंगे और पूरे ही चैप्टर को एक सीटिंग में करेंगे। तो सभी बच्चे पूर्ण रूप से ध्यान दें कि आज हम सिर्फ इसके जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, उन पे चर्चा करेंगे। चैप्टर को विस्तार से बाद में समझा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है जैसे कि जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। ये खंड 2 है इसका। और भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरीके से इतिहास में पूरा विश्व एक भूमंडलीकृत हुआ, उस पर हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के नज़दीक आती है। यानी कि विश्व की एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के क्या आती है, नज़दीक आती है। फिर दोनों मिलकर क्या करती है, अपना व्यापार को क्या करती है, बढ़ाती है। तो व्यापार में बढ़ाने के सिर्फ आर्थिक दृष्टि के से नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, बाजार व्यवस्था, हर एक चीज़ को बढ़ाने का क्या है, प्रयत्न किया जाता है। ये ऐसा आज ही नहीं है, इतिहास में भी ऐसा हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में वैश्वीकरण कैसा था और क्या था वैश्वीकरण। प्राचीन काल में जैसे यात्री हो गए, पुजारी हो गए, व्यापारी और तीर्थयात्री जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक शांति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कुछ सीख कर आते थे, कुछ संस्कृति वहाँ छोड़ कर आते थे और कुछ संस्कृति लेकर आते थे। तो वो क्या था, प्राचीन काल का वैश्वीकरण हुआ करता था। अब कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस तरह के वैश्वीकरण है जो आज भी याद किए जाते हैं। एक देखिए, सिल्क रूट का नाम बहुत आता है। बच्चे 6 क्लास से लेकर 10th तक सामाजिक विज्ञान में सिल्क रूट बहुत पढ़ते आए हैं। तो ये है क्या सिल्क रूट, देखिए, ये जल और थल मार्ग से ऐसा होने वाला प्रयोग है जो आधुनिक काल से पहले चीन के अंदर क्या होता था, रेशम का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है और इसको सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये चीन से व्यापार करने के लिए क्या है, प्रयोग में लाया जाता था। और आज भी इतिहास की किताबों में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि भोजन है जो व्यक्ति की भूख को शांत करता है, ये किस तरह वैश्वीकरण हुआ। क्योंकि एक देश में कोई चीज़ पैदा होती है, दूसरे में कोई चीज़ पैदा होती है, और वैश्वीकरण जैसे जैसे हुआ, लोगों का संपर्क बढ़ा, आदान प्रदान हुआ, तो खाने पीने की वस्तुएं भी एक देश से दूसरे देश में जाने लग गई। तो हम कुछ उदाहरण अभी देखते हैं कि दुनिया के कौन से देशों में कौन सी चीज़ पैदा होती थी और वहाँ से वहाँ दूसरी जगह पर गई तो कौन सी चीज़ वहाँ पर पहुंची है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन की भी यात्रा है, यानी कि भोजन का भी वैश्वीकरण है। मेरे हिसाब से ये कहा जाए कि भोजन का वैश्वीकरण किस तरह हुआ। तो देखिए, भोजन का चीन से नूडल्स निकली और पश्चिमी देशों में पहुंची, जिनको हम यूरोप कंट्रीज कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, इंग्लैंड, जापान, यहाँ पे ये पहुंचा है, नूडल्स पहुंचा है। तो ये कहाँ से गया है, चीन से गया है, इसलिए इसको चाइनीज़ फूड कहा जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में नूडल्स गया, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से गया। अरब से पास्ता चला, और ये सिसिली एक अभी द्वीप है, पहले अलग हुआ करता था। सिसिली जो है ये इटली का एक छोटा सा द्वीप है। तो इटली के अंदर गया पास्ता, अरब से पास्ता आया, और ये कहाँ पे गया, एक तरह से यूरोप में गया, लेकिन सबसे पहले सिसिली में गया। और चीन से नूडल्स गया यूरोप में। और अमेरिका से देखिए, आलू का जो मूल स्थान है वो अमेरिका है, सोयाबीन का मूल स्थान अमेरिका है, मूंगफली का मूल स्थान अमेरिका है, मक्का का मूल स्थान अमेरिका है, टमाटर, मिर्च और शकरकंद, इनका मूल स्थान कहाँ पे है, ये अमेरिका में होते थे। और जैसे ही वैश्वीकरण हुआ, लोगों की यात्राएं बढ़ी, आना जाना हुआ, व्यापार बढ़ा, इनसे ये इनका बीज और इनकी प्रजाति कहाँ पे, यूरोप में और एशिया में फैल गई। और आज दुनिया के हर कोने में ये सारी चीज़ें क्या होती है, उपलब्ध
होती है। तो देखिए, वैश्वीकरण और भोजन की यात्रा, वैश्वीकरण, ज्ञान की, आध्यात्मिक, हर तरह की यात्राएं हुई। अब हम देखते हैं कि इसी चैप्टर में फेमस रहेगा आलू अकाल। आलू अकाल देखिए क्या है। आयरलैंड, आयरलैंड के अंदर क्या हुआ था, 1845 से लेकर 1849 के बीच भयंकर आलू का अकाल पड़ा। यानी कि आलू की पैदावार ख़त्म हो गई, ना के बराबर रही, और वहाँ पे आलू का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से 10 लाख लोग भूख के मारे क्या हो गए थे, मर गए थे। तो आलू का अकाल जो था, जो बहुत भयंकर था, 5 वर्षों तक आयरलैंड ने उस अकाल का क्या किया, सामना किया। इस तरह आलू अकाल था, वो एक तरह से यूरोप में पड़ा। तो इसका डेट ध्यान रखनी है और इसके क्या प्रभाव रहे। अब हम आगे देखते हैं कि उपनिवेशवाद का प्रारंभ कैसे हुआ। हम भी शिकार रहे हैं उपनिवेशवाद के। एशिया और दक्षिणी अफ्रीका के तो ज़्यादातर देश रहा, और शताब्दियों तक यानी कि अमेरिका भी इसका रहा। तो उपनिवेशवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, 16वीं शताब्दी के मध्य में, 16वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप जो है उसने अमेरिका को क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था। अमेरिका को यूरोप ने गुलाम बनाया था, क्योंकि अमेरिका के अंदर 13 छोटी छोटी बस्तियों को क्या किया गया था, बसा दिया गया था। जब 16वीं शताब्दी का मध्य आया तो वहाँ पर अमेरिका ने अमेरिका में जाके उनको गुलाम बना लिया। 13 इनकी छोटी छोटी बस्तियाँ ब्रिटेन ने क्या कर दी, उनको बसा दिया और उन पर क्या कर लिया, अधिकार कर दिया। अब अमेरिका के अंदर देखिए अधिकार किया, उनमें पुर्तगाल और स्पेनिश थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली, या चाल ये चली कि चेचक के कीटाणु, यानी कि एक तरह से ये कहे कि जैविक हथियारों से वहाँ के लोगों को एक तरह से अपाहिज बना दिया। इन हथियारों का प्रयोग किया, चेचक के जो कीटाणु है उनका प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका को जब गुलाम बनाने के लिए पुर्तगाली और स्पेनिश ने इस हथियार का प्रयोग किया, इस वहाँ के जो लोग थे उनके शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, और वहाँ पे जाके उसको फैला दिया और सब लोग उससे प्रभावित हो गए। तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई और उन्होंने वहाँ पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। जब देखिए उपनिवेशवाद होता है, एक देश से दूसरे देश में आना जाना होता है, तो आदान प्रदान की प्रक्रिया अपने आप ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो 19वीं सदी के आखिर के 2 दशक से 19वीं सदी के यूरोप में औद्योगिकरण का क्या हो गया था, उदय हो गया था। यूरोप के अंदर कई मशीनें से औद्योगिक विकास हो गया था, और उस मशीनों से जो उत्पादन होता था उनके दूसरे देशों में भेजने के लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, विश्व अर्थव्यवस्था को एक प्रवाह देना पड़ा, और दूसरे देशों में उसके सामान को बेचने की प्रक्रिया को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ वो औद्योगिकरण की वजह से हुआ। अगर औद्योगिकरण नहीं होता यूरोप में तो विश्व अर्थव्यवस्था जो है उसका उदय नहीं होता। उसका कारण रहा क्या रहा, औद्योगिकरण ही रहा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ ब्रिटेन ने एक कानून पास किया था, उसको कहा जाता है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या है, देखिए ब्रिटेन में मक्का का आयात किया जाता था, ब्रिटेन मक्का का आयात करता था, और उस समय जब बाहर से मक्का आयात की जाती थी तो उस देश के जो लोग थे उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में उस कानून को उन्होंने क्या कर दिया, निरस्त भी कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, बाद में ख़त्म भी करना पड़ा। अब हम आते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ कि अफ्रीका एक महाद्वीप है, एक पिछड़ा हुआ कहा जाता है, ज़्यादातर उसके देश है वो सारे के सारे कैसे देश है, वो अविकसित देश है। तो अफ्रीका के अंदर क्या था कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे, बहुत सारे खनिज पदार्थों की संपदा अफ्रीका में थी। अब जितने भी यूरोप के चालाक देश है, उस तरह पे विकसित देश है, औद्योगिकरण से संपन्न जो देश है, उन्होंने अफ्रीका पर अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने की उन्होंने क्या करी, कोशिश की। तो अब देखिए एक उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर एक अपने इंची टेप की सहायता से उन्होंने उसको भागों में विभाजित कर लिया।
इंग्लैंड ने किया मेरे पास ये एरिया रहेगा, जर्मनी ने कहा मेरे पास ये एरिया रहेगा, फ्रांस ने ये। तो इस तरह उन्होंने अपने ही देश में बैठे हुए सिर्फ उनके नक्शे को फुट्टे की सहायता से, इंची टेप की सहायता से उन्होंने क्या कर लिया, उसको विभाजित कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि जब विभाजन दक्षिणी अफ्रीका का किया तो वो क्या था। सबसे पहले देखिए, जो इंग्लैंड है उसने दक्षिणी अफ्रीका में से क्या लिया कि दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया, मिस्र और सूडान, ये एरिया था, ये किसने ले लिया, इंग्लैंड ने ले लिया। ये सारे के सारे भाग है, याद रखिएगा ये कहाँ के हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका था, ये साउथ अफ्रीका के भाग है और ये इंग्लैंड ने क्या कर लिया, बांट लिया। जर्मनी ने फिर उनमें से बंटवारा किया, तो जर्मनी ने क्या लिया कि जर्मनी ने जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, जर्मन पूर्वी अफ्रीका और कैमरून, ये प्रदेश किसने ले लिए, जर्मनी ने ले लिए। फ्रांस ने लिया मोरक्को, अल्जीरियाई और मेडागास्कर, ये एरिया था, ये किसने ले लिया, फ्रांस ने ले लिया। क्योंकि ये सारी यूरोप की शक्तियाँ जब अपने आप में मजबूत थी और ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश क्या करना चाहती थी, अपने पास रखना चाहती थी। पुर्तगाल ने लिया अंगोला, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका। इस तरह इन्होंने क्या कर लिया, दक्षिणी अफ्रीका का विभाजन कर लिया। ये बड़ा प्रश्न भी कई बार आता है, तो दक्षिणी अफ्रीका का विभाजन कैसे हुआ। तो विभाजन में देखिए आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड का एरिया कौन कौन सा है, जर्मनी का कौन सा है, फ्रांस का और पुर्तगाल का। तो इन चार देशों ने, चारों यूरोपियन कंट्रीज है, और इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका का क्या कर लिया, विभाजन कर लिया, नक्शे में उसको अपने अपने हिस्सों में क्या कर लिया, ले लिया था। अब आगे हम देखते हैं, इसी भूमंडलीय कृत्य में क्या हुआ, रेंड पेस्ट, ये एक बीमारी है। रेंड पेस्ट क्या है, ये मवेशियों के फ्लेग की बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली थी। तो ये मवेशियों में फैल गई थी ये बीमारी, और उससे भी बहुत सारे लोग क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। अब देखिए भूमंडलीकृत है तो गिरमिटिया मजदूर है। आप इसको समझिएगा, गिरमिटिया मजदूर क्या है। देखिए ये मजदूर वो मजदूर है जिनको अनुबंध के आधार पर, एक एग्रीमेंट के आधार पर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, केब्रियाई द्वीपों पर, मॉरिशस में, फिजी में इनको लेकर जाती थी और वहाँ पे भेजा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था इन मज़दूरों से, और एक अनुबंध के आधार पर वो जब तक वो मालिक के पास रहते थे, जितना उनका अनुबंध होता था उसके बीच में वो आ नहीं सकते थे। ये एक ऐसी प्रथा थी, लेकिन 1921 में इस अनुबंध प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। इनको गिरमिट या मजदूर कहा जाता है। अब अफीम का व्यापार क्या था। देखिए जब भूमंडलीकृत रहा इतिहास में, तो अफीम का व्यापार बहुत मायने रखता था। देखिए 1820 की बात है, 1820 में क्या है, ब्रिटेन भारतवासियों से ज़बरदस्ती अफीम की खेती करवाते थे, जबकि अफीम भारतवासी किसानों के लिए ज़रूरी नहीं थी, फिर भी वो उनके लाभ के लिए खेती करते थे। भारतीय किसान खेती करते थे, ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाई जाती थी, और ब्रिटेन क्या करता था कि भारत से वो अफीम पैदा करवाकर उसको चीन में क्या करता था, बेचता था, क्योंकि चीन में अफीम की डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये था अफीम का व्यापार, यानी कि भारत में प्रोडक्शन, भारत की लेबर मजदूर काम करते थे और ब्रिटेन उससे मुनाफा कमाता था और चीन में उसको क्या करता था, सप्लाई करता था। तो ये था अफीम का व्यापार। तो देखिए अफीम का व्यापार से भारत, चीन और ब्रिटेन तीनों का ही क्या बनता है, संबंध बनता है, लेकिन उसमें बेनिफिट औरों को होता है, भारत को नहीं होता। अब हम देखते हैं, देखिए आजकल जिस तरह विश्व व्यापार की संस्थाएं WTO, IMF, बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, उस समय क्या होते थे, इन चीज़ों की सुविधाएं नहीं होती थी। तो ब्रिटेन जो था औपनिवेशिक शक्तियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, वो व्यापार के नियम तय करता था, व्यापार का सिस्टम बनाता था, व्यवस्था बनाता था। तो उसको क्या कहा जाता था, व्यापार अधिशेष व्यवस्था। व्यापार अधिशेष व्यवस्था का क्या मतलब था, यानी कि ब्रिटेन
ऐसे कानून लागू करता था, ब्रिटेन के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते थे, ऐसे व्यापार की व्यवस्था तैयार की जाती थी जिसमें हमेशा फ़ायदा किसका होता था? ब्रिटेन का होता था। इसीलिए इसको व्यापार अधिशेष व्यवस्था कही गई है। यानी कि उसमें जो भी व्यापार में बेनिफिट होगा, चाहे कच्चा माल में हो चाहे तैयार माल में हो, जब भी जो मुनाफा होता है वो सिर्फ ब्रिटेन को होता है, बाकी देशों को नहीं होता। अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। अब देखिए, कहीं ना कहीं उपनिवेश होता है, कहीं ना कहीं किसी को दबाया जाता है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ क्या होते हैं? क्रांतियाँ होती है, विरोध होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध क्या है, अब हम ये देखते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। इसके बीच ही लड़ा गया में हुआ। तो ये युद्ध लड़ने वाले सिर्फ दो देश नहीं थे, दो व्यक्ति नहीं थे, ये कोई दो समुदाय नहीं थे, ये क्या थे कि बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ थी, पूरा विश्व जो था वो क्या हुआ? दो भागों में बट गया। और इसमें वो थे जो देश उपनिवेशवाद था, या इनका व्यापार का आपस में कोई संबंध था, इनका एक दूसरे से झगड़ा था, तो इन्होंने क्या कर लिया कि उसमें गुट बना ली और गुट बनाकर इन्होंने क्या किए? युद्ध किया। इसलिए हम इसको विश्व युद्ध कहते हैं, क्योंकि 2-4 से ज़्यादा देश इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो अब देखिए, दो तरह के देश इसमें थे, दो वर्ग थे। क्या थे? एक को हम मित्र राष्ट्र और दूसरे को केंद्रीय शक्तियाँ कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्र में प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन शामिल थे? तो देखिए, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, फ्रांस था और रूस था। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इसमें क्या था? ये शामिल थे, 3 देश शामिल थे मित्र राष्ट्र में। और केंद्रीय शक्तियों में कौन शामिल था? जर्मनी था, तुर्की था और उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था। ये इसमें क्या थे? केंद्रीय शक्तियाँ थी। आपस में ये गुट बनाकर, धुरी बनाकर एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे की लड़ाई का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या हो गए? घायल हो गए। तो यानी कि जान और माल की बहुत हानि हुई थी, हथियारों का बहुत लॉस हुआ था, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इसमें क्या हो गई थी? चरमरा गई थी। तो ये पूरी दुनिया के लिए क्या था? प्रथम विश्व युद्ध अपने आप में क्या था? एक बहुत बड़ा क्या था? कलंक था। तो आप देखिए, इसमें अमेरिका इस युद्ध में कहीं पर भी शामिल नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं है। कई बार प्रश्न आ जाता है घुमा फिरा के, तो रूस तो शामिल है धुरी राष्ट्रों के साथ, लेकिन अमेरिका उसमें शामिल नहीं है। अब देखिए, आर्थिक मंदी क्या थी? विश्व आर्थिक मंदी देखिए उस समय थी, तो ये 1929 में शुरू हुई थी और 1933 तक चली। और सबसे पहले ये कहाँ पे आई थी? अमेरिका में आई थी। ये बड़ी संख्या में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो गई थी, बेरोजगारी फैल गई थी और लोगों को क्या है? 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल हो गई थी। तो सब ये आर्थिक मंदी कहाँ पे आई? अमेरिका में आई और 4 वर्षों तक रही। और इसका विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत में विश्व आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव रहे। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के जो काश्तकार थे, हाथों से काम करने वाले थे, वो लोग पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? तबाह हो गए थे। क्योंकि भारत पर उसका ये प्रभाव पड़ा कि ग्रामीण काश्तकार इसमें पूर्ण रूप से तबाह हो गए। शहरी क्षेत्र के लोगों पर आर्थिक मंदी का असर तो पड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा कम पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र पर क्या हुआ? असर इनका बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इस तरह ये पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा गई थी। अब देखिए, दूसरी घटना और है जो विश्व में बड़ी हुई है। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक मंदी का दौर भी आ गया और उसी दौरान क्या कर लिया गया था? 1919 में एक राष्ट्र संघ संस्था बना ली गई थी और उसको ये काम दिया गया था कि वो इस तरह देशों को समझाए, कंट्रोल करे कि देश विश्व में शांति स्थापित हो। लेकिन वो संस्था ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो उस संस्था की जो प्रासंगिकता थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है और 1945 में ये क्या होता है? खत्म होता है। तो लगभग 5 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। अब हमें ये देखना है कि जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध में 2
गुट बने हुए थे, एक ध्रुवीय राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्तियाँ बनी हुई थी। तो अब इसमें देखते हैं कि इसके अंदर हमें दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से देश क्या थे इसमें शामिल थे और किस तरह के गुटे बने थे। अब देखिए यहाँ पर भी दो शक्तियाँ थी, यहाँ पर भी दूसरे विश्व युद्ध में भी दो शक्तियाँ थी जो इतना लंबा ये युद्ध चला। एक का नाम था मित्र राष्ट्र या दूसरी थी ध्रुवीय शक्तियाँ। और मित्र राष्ट्रों में देखिए ब्रिटेन, रूस का स्थान अब ले चुका है सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों सुपर पावर बनती है बाद में। दोनों का बाद में 36 का आंकड़ा भी हो जाता है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में अमेरिका और रूस दोनों साथ है, रसिया है जो है वो साथ है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं था, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ये इसमें थे। इसके अंदर कौन नहीं था? अमेरिका नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में ये इसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। ध्रुवीय शक्तियों में क्या थे? जर्मनी था, जापान था और इटली था। और जापान दूसरे विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से तबाह हो गया था, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका में गिराया था, जिससे वहाँ पर आज तक उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली, और मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये देश शामिल हुए। और 6 वर्ष तक घमासान क्या चला? युद्ध चला। बाद में क्या हुआ कि समझा के बुझाकर और अनेक समझौते संधियां की और क्या किया गया? यूएनओ की स्थापना कर ली गई और युद्ध समाप्त कर लिया गया। और उस युद्ध समाप्ति के साथ जापान को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? तबाह कर दिया गया था। उसके बाद में विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए क्या किया जाता है? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था लागू की जाती है। ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन क्या है? व्यक्ति का नाम है ब्रेटन वुड्स। तो क्या करता है? एक सिस्टम कायम किया जाता है कि विश्व के अंदर जो औद्योगिक राष्ट्र है वो अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सके, पूंजी को प्रवाह कर सके, श्रम का प्रवाह कर सके, माल का प्रवाह कर सके, आयात निर्यात की व्यवस्था को कायम करे। ब्रेटन वुड्स कि ये 1944 के अंदर एक बैठक की जाती है। औद्योगिक राष्ट्र क्या करते हैं? अपने अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देने के लिए, जो गड़बड़ा गई थी दूसरे विश्व युद्ध में, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नियम बनाते हैं और उसी सिस्टम से फिर आगे क्या करते हैं? आयात और निर्यात का काम क्या करते हैं? ये लोग शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम शुरू हो जाता है। इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो जाती है, इसी के साथ में IMF की स्थापना हो जाती है और उन्हीं दिनों में यूएनओ की स्थापना हो जाती है। तो उसके बाद में क्या कर लिया जाता है? अर्थव्यवस्था को WTO के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो 1995 में आता है। उससे पहले एक गेट संस्था होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? व्यापार को व्यवस्थित किया जाता है। उसी के साथ साथ में जब व्यापार को व्यवस्थित किया जाता है, फिर एक बात और खड़ी होती है कि जितने भी विकासशील देश है वो अपना ग्रुप बनाते हैं। 77 देश मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं। और विकासशील देश क्या चाहते हैं? कि अब उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो, कि जो विकसित देश है वो उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यापार ना करे, उनको आगे बढ़ने का वो मौका दे, उनको कहीं सामान में वो रियायत दे, ताकि वो भी विकसित देशों की श्रेणी में क्या करे? पूर्ण रूप से आ सके। तो इस चैप्टर में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो इतिहास है भूमंडलीकरण का, उसमें इतना ही है। और इसके आगे के चैप्टर में हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज को अलग अलग करेंगे। जब तक बच्चे इसको अच्छे से क्या करें, एक बार देखकर वीडियो को सुनकर आप इसको याद करें कि किस तरह अफ्रीका का विभाजन किया गया, किस तरह प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और किस तरीके से आर्थिक महामंदी आई। इन सारी चीज़ों को पढ़ के फिर आगे इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।